अब हो गया लाइव हो रहा है। हाँ, अब आज अपने ये जो सामाजिक अपना जो तीसरा बिंदु है छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का, उसमें है सामाजिक योजनाओं के बारे में जानकारी देना। ये संवैधानिक संविधान में जो योजनाएं दी गई है उसमें, तो ऐसे ही जो समाज कल्याण विभाग की कुछ योजनाएं जो हमारे राजस्थान में, उनमें से कुछ 3-4 योजनाओं के बारे में अपने बाड़मेर में जो समाज कल्याण विभाग में सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह जी जिंजनियाली भाटी, आप कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। पहले अपन सब लोग सुने, फिर अपने कोई प्रश्न हो तो उनसे बात करेंगे। सुरे करें सुरेंद्र प्रताप साहब। सभी का आज की गूगल मीट में स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह फिलहाल बाड़मेर में सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में पोस्टेड हूँ। 2.5 साल हो गए हैं लगभग सर्विस में। तो अपने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कुछ जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसमें ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जानकारी अपने को इस हिसाब से भी होना जरूरी है कि अपने आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनको जानकारी के अभाव में वो योजना से लाभान्वित नहीं है, तो अपना सबका नागरिक के रूप में कर्तव्य बनता है कि भाई अपन उन लोगों को लाभान्वित करें। तो सबसे मुख्य योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसमें 3 क्लासिफिकेशन है। एक तो है वृद्धावस्था पेंशन योजना, एक है विधवा पेंशन योजना और एक है निःशक्तजन पेंशन योजना। अब इसकी दो स्कीम चलती है, एक सेंटर की और एक स्टेट की। तो इनका मैं बारी बारी से विवेचन करूंगा। सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसमें पात्र कौन है? इसमें पात्र है जो सेंटर की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध है और 60 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र है। तो इसमें जो भी ये लोग हैं ये इसमें पात्र होंगे। और इसी के पैरेलल जो स्टेट की जो चलती है वो है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इसमें पात्र है 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अब जो सेंटर वाली है उसमें सारे बीपीएल ही है और स्टेट वाली है इन्होंने इसमें इनकम लिमिट कर दी है 48,000 से कम आयु वाले जो लोग हैं, और ये 55 और 58 महिला और पुरुष हैं जो ये इसमें पात्र होंगे। तो इसमें देय लाभ कितने हैं? देय लाभ जो पहले 500 रुपए और 750 रुपए थे, इस साल इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो 75 वर्ष से जो कम आयु के हैं उसमें है 750 रुपए, 750 रुपए, और 75 वर्ष से जो अधिक है 1000 रुपए। और इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? अब आवेदन प्रक्रिया पूर्ण पेपरलेस कर दी गई है। तो आपको जो आवेदन करना होता है तो ई मित्र पे जाना है, जो जनाधार और अपना जो भामाशाह नंबर होता है उसको आपको उस पर अपलोड कर डालना होता है। तो ई मित्र पे आप जिस भी स्कीम्स के लिए एलिजिबल है वो आ जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है और इनकम डिक्लेरेशन का भी घोषणा ऑनलाइन है और करके उसे प्रेषित कर देना है। अब इसमें है कि आवेदन अप्रूव कौन करता है। आवेदन अप्रूव करने के लिए जो जांच अधिकारी है वो तहसीलदार है और स्वीकृत अधिकारी है जो शहरी क्षेत्र में एसडीएम और गांव क्षेत्र में बीडीओ। और इसमें भी अब ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आता है, तो एक टाइम लिमिट सेट की हुई है। फिर उस टाइम लिमिट में नहीं होगा तो वो ऑटो अप्रूव हो जाता है फॉर्म। जैसे आपने फॉर्म आज अप्लाई किया तो जांचकर्ता अधिकारी के पास गया, उसके पास वो आवेदन 30 दिन के अंदर उसको आवेदन देखना है। 30 दिन के अंदर आवेदन या तो अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है। अगर वो अप्रूव नहीं करेगा तो ऑटो अप्रूव होके स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पास चला जाएगा। अब स्वीकृत अधिकारी शहरी क्षेत्र में एसडीएम और गांव में बीडीओ है, उनके पास 15 दिन का समय है। 15 दिन के अंदर उसको उनको आवेदन को चेक करना है। अगर वो चेक पेंडिंग नहीं रख सकते, अगर पेंडिंग रखेंगे तो 15 दिन के अंदर 15 दिन के बाद वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा। फिर वो डिस्बर्समेंट अथॉरिटी के पास चला जाएगा। जो पहले कोषाधिकारी हुआ करते थे, अब सरकार ने अप्रैल माह से सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया। जयपुर से सबके खातों में सीधा पेमेंट हो रहा है। जयपुर कोषाधिकारी को उसके लिए अधिकृत कर दिया है। तो ये इसका है सिस्टम पे, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। और वृद्धजन का मैंने आपको बता दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल परिवार, मुख्यमंत्री वृद्धजन में 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष। आय सीमा है 48,000। नियमित आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। ये आपको बस ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसमें हो जाता है। और सेकंड योजना है विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन योजना में जो दो चलती है, सेंटर स्कीम का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, और जो स्टेट वाली का है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इन दोनों में क्या फर्क है? जो सेंटर वाली है
इसमें है सूचीबद्ध बीपीएल परिवार और 40 वर्ष से अधिक आयु के जो विधवा महिलाएं हैं वही पात्र है। और जो स्टेट वाली जो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है इसमें 18 वर्ष, एक तो ये सभी महिलाएं भी इसमें पात्र होगी। अब इसमें देय लाभ क्या है? और स्टेट में एक इनकम लिमिट वही 48,000, इसमें भी 48,000 की इनकम लिमिट है। इसमें लाभ है 18 वर्ष से 55 वर्ष आयु की जो विधवा महिलाएं उनको 500 रुपए प्रति माह, 55 से 60 उनको 750 रुपए प्रति माह, 60 वर्ष से 75 उनको 1000 रुपए प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक 1500 रुपए प्रति माह। आवेदन की प्रक्रिया वही है जो अभी मैंने वृद्धावस्था पेंशन योजना बताई, वही आपको ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। और विधवा पेंशन में आपको एक रहता है कि आपके भामाशाह या जनाधार में विधवा अपडेट होना चाहिए। किसी के अगर करंट में ही किसी के पति की मृत्यु हुई है तो उसको डेथ प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा और जनाधार में विधवा अपडेट करवाना पड़ेगा, तभी ये विधवा वाला फॉर्म भरा जाएगा। और तीसरी जो पेंशन योजना है निःशक्त जन पेंशन योजना, इसकी भी 2 स्कीम्स है। जो सेंटर वाली है इसका नाम है इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना और स्टेट वाली का नाम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। जो सेंटर वाली है इसमें बीपीएल परिवार 18 वर्ष से अधिक आयु के जो निःशक्त जन है वो इसके लिए पात्र है। जो स्टेट वाली है इसमें आयु की कोई लिमिट नहीं है, सभी आयु वर्ग के जो निःशक्त जन है जिनके 40% से अधिक की निःशक्तता प्रमाण पत्र बना हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है। और आय की लिमिट है इसमें 60,000। और निःशक्तता प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं? आपको कोई पूछे भाई कोई है आपके यहाँ निःशक्त जन है, उसको निःशक्तता ये प्रमाण पत्र कैसे बनाना है उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र, तो ये भी अब प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। आपको ई मित्र पे जाना है, इसके लिए सैप पोर्टल है, उसे कहना भी दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, वो आवेदन करेगा। फिर आपको फॉर्म लेके बीसीएमएचओ के पास जाना है, तो कंसर्निंग जो भी बीसीएमएचओ होगा उसे अप्रूव करेगा और उसे आगे भेज देगा। आगे ये सीएमएचओ लेवल पे अप्रूव होके फिर इसका एक यूडीआईडी कार्ड बनता है, वो पूरे भारत में वैलिड होता है। ये जो भी दिव्यांग जन है उनके लिए ये फायदेमंद रहता है, उनको ये बनाना चाहिए। खाली पेंशन के लिए नहीं, इनके बाकी जो भी रोडवेज के पास और इन सब में ये काम आता है। तो निःशक्त जन पेंशन योजना के जो देय लाभ है निःशक्त जन पेंशन योजना में 750 रुपए मिलते हैं अपन को उसमें पेंशन के। 18 से 55 के लिए जो महिला है उसमें 750 रुपए और जो पुरुष हैं उसमें 18 से 58, उसमें एज 58 लिमिट है, उसमें 750 रुपए। 55 से 75 में 1000 रुपए, 75 से जो अधिक है उनको 1500 रुपए मिलते हैं। ये हो गई मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इसी के अलावा एक अपनी जो एक मुख्य योजना है पालनहार योजना। पालनहार योजना में जो कैटेगरीज हैं इसमें जो बच्चे अनाथ विधवा, इसमें ये 10 कैटेगरीज है। अनाथ, विधवा, कुष्ठ रोग से पीड़ित, नाता जाने वाले, विशेष योग्यजन और अभी सिलिकोसिस वालों को भी ऐड कर दिया है। इसमें देय लाभ क्या है? इसमें जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अगर 6 साल तक की आयु के हैं, आंगनवाड़ी में जा रहे हैं, तो उनको 500 रुपए प्रति माह पर बच्चा, और 6 साल से 18 साल तक अगर स्कूल जा रहे हैं तो 1000 रुपए प्रति माह एक बच्चे के मिलते हैं। तो इससे इतना लोगों को अवेयर नहीं है। इसमें कई लोग हैं विधवा जो इसमें पात्र हैं, लेकिन उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको इस योजना के बारे में पता नहीं है। तो आपके आसपास ऐसे कोई हो जो विधवा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उनको पालनहार का नहीं पता होता। भाई पालनहार में पेंशन योजना से रुपए भी ज्यादा है, आपके 2 बच्चे पढ़ रहे होंगे तो 2000 रुपए हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ भी अभी बीच में अभियान चलाया था, जैसे हमने ज्वाइन किया था तब 3000 के अराउंड पालनहार थे, अब 8000 है। जो विधवा पात्र महिलाएं थी तो उनको बच्चों को ऐड करने के लिए पालनहार योजना में उनको लाभान्वित किया। ये भी पेपरलेस स्कीम है, इसमें आपको ई मित्र पे आवेदन करना है। अगर विधवा महिला है तो उसको पेंशन का पीपीओ जारी होना जरूरी है, मतलब उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ होना जरूरी है, तभी ये इसमें अप्लाई कर सकती है। वो पीपीओ नंबर उस पर डालना पड़ता है। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसका स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसमें और कोई डॉक्यूमेंट लगता नहीं है, बस आपके जो बैंक खाते की डायरी वो जन आधार में जुड़ी हुई होनी चाहिए, इसमें अप्लाई करना होता है। इसमें मुख्य समस्या ये है कि अपने यहाँ जो अपने समाज में जो विधवा महिलाएं उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और ना गांव में वैसे लोग हैं जो
ये उनकी फॉर्मेलिटी जो थोड़ी बहुत भी है, वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं। इसमें आप अपन को विशेष रूप से सामाजिक रूप से आप प्रयास करके जो लोग हैं उनको जागरूक करना जरूरी है। जैसे यहाँ भी मैं देख रहा था, हमारे आए थे काफी लोगों का पेमेंट साल साल भर से अटका हुआ था। उसकी वजह भी कोई बड़ी नहीं, छोटे मोटे ऑब्जेक्शन थे, उनको आपको परस्यू करके कराना। तो 2 बच्चे हो तो साल का 24,000 रुपए ऐसे करके काफी पेमेंट सबका क्लियर किया था। तो इसमें अपन अपना कोई भी आदमी जागरूक हो, भले कोई भी ऑफिसर हो, तो उनको जाके बता दे भाई इसमें ये दिक्कत क्यों आ रही है, उसका समाधान सबको करना होता है। आजकल सब टाइम बाउंड मैनर हर चीज हो गई है, तो अपन को खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, टीचर्स हैं, तो लगभग हर स्कूल गांव में है, तो वो ज्यादा इनिशिएटिव ले सकते हैं। जैसे अभी जो जोड़े थे हमारे पालानार योजना में, वो भी शिक्षा विभाग के थ्रू ही, वे उनके स्कूल में जो ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो पात्र हैं, तो उन्होंने उसमें बता दिया कि हमारे गांव में ये बच्चे हैं और इस योजना में नहीं जुड़े हुए, तो उनको जोड़ दिया। और तीसरी योजना, इसकी आवेदन प्रक्रिया भी मैंने बता दिया, ई मित्र के माध्यम से है, पेपरलेस है, ऑनलाइन है। जो तीसरी मुख्य योजना मैं बताना चाहूंगा, सहयोग एवं उपहार योजना। सहयोग एवं उपहार योजना में बीपीएल, किसी भी वर्ग के बीपीएल परिवार के जो अगर बच्चियों की शादी होती है, तो 2 बच्चियों की शादी तक के 18 वर्ष से अधिक है, तो उसके लिए सहायता दे। पहले इसमें जो सहायता मिलती थी, अगर बच्ची 10th तक पढ़ी हुई है तो 20,000, 10th पास है तो 30,000, और ग्रेजुएट है तो 40,000। अभी सरकार ने इसमें संशोधन करके इसको बढ़ा दिया है, 10-10 हजार रुपए इसमें बढ़ा दिया है। इसमें भी आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, आपको एसडीएमएस पोर्टल पे आवेदन करना होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको शादी के 6 महीने के अंदर आवेदन करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आप जो शादी के आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि शादी के 6 महीने के अंदर आवेदन करना है। इसमें होगा आपका बीपीएल प्रमाण पत्र है, शपथ पत्र लगेगा, और अगर विधवा महिला है तो उसकी 50,000 रुपए से अधिक इनकम नहीं है, इसका सर्टिफिकेट लगेगा। और बच्ची अगर ये पढ़ाई वाला इसमें सारा है, पढ़ाई के हिसाब से ही सहायता, अगर ग्रेजुएट है या जो भी है उस हिसाब से उसकी मार्कशीट लगेगी कि उस हिसाब से सहायता ज्यादा मिलती है। इसमें आवेदन प्रक्रिया के लिए जो टाइम लिमिट है, हमारे पास जो फॉर्म आते हैं, तो उसमें 15 दिन के अंदर आप करते हो तो ग्रीन जोन में रहता है, उसके बाद 15 दिन से ऊपर जाते येलो जोन में चला जाता है, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर ये आवेदन आपको अप्रूव करना पड़ता है। इसमें सहयोग एवं उपहार योजना में मुख्यतः ये है। और जैसे कल डिस्कस कर रहे थे, सर ने कहा था कि भाई लोन योजना को लेके भी अपने बताएं, तो लोन योजना में जो हमारा डिपार्टमेंट दिखता है वो विशेष योग्यजन का, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, उसमें इसकी स्कीम्स को हमारा डिपार्टमेंट देखता है। बाकी जो एकल महिला, इनका जो है उनका महिला विकास विभाग देखता है, और उद्योग विभाग में बाकी जो लोन स्कीम्स है उनके अंडर में आती है। जो हमारी जो लोन स्कीम है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो विशेष योग्यजन है, इसमें 5 लाख रुपए तक का उनका जो बैंक अगर ऋण स्वीकृत करता है, तो इसमें जो अनुदान देते हैं हम, मैक्सिमम अनुदान 50,000 रुपए है। अगर आपने 1 लाख रुपए तक का कोई व्यवसाय या कुछ डाला है तो 50,000 रुपए अनुदान विभाग की तरफ से होगा। इसमें आवेदन की प्रक्रिया अभी तक तो ऑफलाइन होती थी, जो इसमें जिला स्तर पे आपको और ब्लॉक स्तर पे सामाजिक सुरक्षा अधिकारी वहाँ उस कार्यालय में आपको आवेदन करना होता हो, भी आप किस व्यवसाय को चालू करना चाहते हैं, उसके संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगा के हमारे थ्रू आवेदन बैंक जाता है। फिर बैंक में अगर अप्रूव होता है तो उसको अनुदान मिलता है। और अभी इस योजना को भी ऑनलाइन किया जा रहा है, इस संबंध में 4 तारीख को भी है, तो उसके बारे में जो अपडेट आएगा तो मैं सूचित कर दूंगा कि इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया में क्या क्या आवेदन करना है और क्या प्रोसीजर रहेगा। तो मुख्यतः ये योजनाएं हैं। इस संबंध में आपके कोई सवाल है तो आप बताइए, मेरे को जितना नॉलेज होगा मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। अभी प्रारंभ में अपने जितनी योजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं इस लिमिट समय में, इतने की उन्होंने एसपी सिंह जी ने बताई है। आगे और इस तरह की करेंगे। अब ये जो बताया, इसमें कोई प्रश्न हो तो फरमाएं। हुकुम, एक बात मेरे को पूछनी थी, जैसे सेंटर की और स्टेट की अलग अलग योजना है, तो कोई व्यक्ति दोनों योजना ले सकता है या एक ही मिलेगी? दोनों नहीं। आप इसमें राज एसएसपी पोर्टल पे जाके जब आवेदन करते हैं तो इसमें डुप्लीकेसी का कोई है ही नहीं। आपको अपना भामासा या जन आधार कार्ड नंबर उसमें डालना पड़ेगा, तो उसमें आप जिस भी योजना के लिए एलिजिबल है आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। एक आदमी 2 योजना सेलेक्ट नहीं कर पाएगा और वो वापस आवेदन भी नहीं हो पाएगा, एक बार एक ही योजना में आवेदन कर पाएगा। मतलब या तो सेंटर की ले ले या स्टेट की ले ले। हाँ, उसमें उसी के लिए, जिसके लिए वो पात्र है उसी के लिए आवेदन कर पाएगा। जैसे कोई विधवा महिला है और उसकी उम्र 60 प्लस है, तो उसमें वहाँ वृद्ध भी शो करेगा, विधवा भी शो करेगा,
हुक्म। आपको अपन को किससे ज्यादा लाभ हो रहा है तो अपन उस योजना का उसमें चूज कर सकते हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि सरकारी कर्मचारी विधवा हो सरकारी कर्मचारी विधवा गवर्नमेंट पेंशन देती है, तो उसका कुछ नहीं है। उसका नहीं, क्योंकि इनकम ठीक। लिमिट 48,000 ही है, हाँ, तो पेंशन तो काफी ज्यादा मिलती है। राम साहब पूछे। में सर मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, ये जो दोनों एक जैसी योजनाएं, दोनों पेंशन योजनाएं, दोनों में सिर्फ एज का फर्क है। हम्म तो क्या एज का- एक में तो 55 साल की महिला और 58 साल का पुरुष ले सकता है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान में, जबकि केंद्र की जो योजना है इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, उसमें 70 साल की आयु है, 60 लाख है, हाँ। 60 से 70 और उससे ऊपर। तो फिर सभी लोग ये क्यों ना ले, केंद्र वाले क्यों ना ले? दोनों की समान राशि भी एक है, दोनों की पेंशन राशि भी एक है, तो ये क्यों ना ले? राज्य वाले क्यों ना ले, केंद्र वाले क्यों ले? इसमें क्या नहीं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उसमें है कि ये सामाजिक सुरक्षा का दायरा बड़ा है सेंट्रल और स्टेट में। इसमें ये नहीं कि हम स्टेट के लिए, उसमें 60 वर्ष से अधिक आयु को केवल बीपीएल ही है जो सेंटर में है, और स्टेट में ये नहीं है। इसमें 60 वर्ष से अधिक 55 और 58 की जो एक तो एज लिमिट कम कर दी और इनकम क्राइटेरिया डाल दिया, तो ये बीपीएल के दायरे से बढ़ गए, जिससे ज्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। अब जैसे ओवरऑल 60 लाख के करीब पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं, बाड़मेर में भी 2,80,000 लोग हैं। तो ये दायरा बढ़ाने के लिए इसमें सेंटर स्टेट का वो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इससे लाभान्वित होने से कोई ज्यादा फायदा होगा या उससे कम होगा। दूसरा मेरा सवाल था कि विधवा अवस्था पेंशन जो है वो और वृद्धावस्था पेंशन दोनों साथ चल सकती है क्या? दोनों साथ ली जा सकती है? नहीं, साथ नहीं ली जा सकती। अपन को जैसे विधवा पेंशन में इसमें ज्यादा रुपए मिलेंगे तो अपन को वो ही चूज करनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप जिस योजना में आपको ज्यादा लाभ मिल रहा है आप तो वो सेलेक्ट करें, वो और दोनों साथ नहीं ले सकते, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। सोचा है कि मैं वृद्धावस्था विधवा दोनों में मिल जाए, नहीं हो, आप एक ही सेलेक्ट कर पाएंगे उसमें। इसी तरह विधवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, ये दोनों एक जैसी योजना है। इन दोनों में सिर्फ एज का ही फर्क है। क्या अंतर है इन दोनों में? दोनों विधवाओं के लिए है, दोनों की समान राशि भी एक है। इन दोनों में क्या अंतर है केंद्र और राज्य की? इसमें इंदिरा गांधी एज का तो फर्क है ही, और उसमें इंदिरा गांधी जो सेंटर की स्कीम है केवल बीपीएल के लिए, इसमें वो बीपीएल का वो नहीं है। और इसमें परित्यक्ता और तलाकशुदा ये भी इसमें एकल नारी समान पेंशन योजना में इनको भी शामिल किया गया है, जो दायरा बढ़ाया गया है, और एज लिमिट 40 से इसमें 18 कर दी है। जय सिंह जी कुछ पूछ रहे थे, अनम्यूट करें। हाँ, ये जो अपनी पेंशन योजना है, इसमें आय के अलावा भी कुछ है क्या फाउंडेशन? कौन सी में? पेंशन योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था जो पेंशन योजना है, नियमित आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। जैसे अपन सोचा है कोई सरकारी कर्मचारी है, उसके माँ बाप को फॉर्म भर देंगे, तो वो नहीं, नियमित आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। बाकी वो पहले जो जमीन के फाउंडेशन वगैरह जो सब चीजें होती थी वो अब हट गई, अब खाली इनकम का डिक्लेरेशन करना है और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। और राम साहब और पालनहार योजना में कोई आर्थिक मापदंड तय किए हैं क्या? पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए मान लो कोई महिला है जिसके विधवा महिला है, की आर्थिक आय मान लो वो कमाती है कोई और 1 लाख रुपए है, तो क्या उसके बच्चों को उसका लाभ मिलेगा पालनहार योजना का? तो उसके आर्थिक क्या मापदंड है? पालनहार योजना में जो विधवा महिला जो पात्र है, जो जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है, तो पेंशन में इनकम लिमिट ही 48,000 है, तो वो जिनके पेंशन मिल रही है उन्हीं को ही मिलेगी वो। और वैसे इसमें जो आय सीमा है वो 1,20,000 है। जैसे कोई विकलांग या कोई और हो तो उसमें 1,20,000 का है आय सीमा, लेकिन वही है कि विधवा की वैसे वो पेंशन मिल रही होती है तो वो 48,000 के अंदर आ जाती है, तो वो वैसे एलिजिबल है, उसको आय प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं। तो ये 2 तरह के मापदंड हो गए, एक 48,000 विधवा पेंशन मिलेगी और दूसरी तरफ 1,20,000 उसकी आय सीमा है। तो इन दोनों में तो फिर कंट्रोवर्सी होती होगी। मान लो कोई 1,20,000 के अधीन आता है, लाख रुपए आय वाली श्रेणी में आता है, फिर वो लाभ कैसे लेंगे?
नहीं, इसमें जो विधवा पेंशन में जो पात्र महिलाएं है ना, जिनका पीपीओ जारी है, वो ही पात्र है पालनहार योजना में, जिनका पीपीओ जारी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का, बाकी ये वो उसमें ऐड नहीं है। नहीं, ये उसमें दोनों जो में आप इन दोनों जैसे की कह रहे आय हैं, में फर्क आ गया, आय में फर्क आ गया। जैसे आय में फर्क है। जो पेंशन की पात्र महिलाएं हैं उनको 1 लाख, आप ये कह रहे हैं कि जिनकी इनकम ज्यादा है वो इसमें कैसे पात्र होगी, तो वो उसमें पात्र नहीं, इसमें जो निराश्रित पेंशन की पात्र महिलाएं ही इसमें पात्र है पालनहार योजना। और कोई प्रश्न? एक मेरा था, मैं इसके अंदर अपने जो पेंशन स्कीम है, कई प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, उनकी कई बार पेंशन कम होती है, पर जो गवर्नमेंट की कई स्कीम होती है उनको उनमें पेंशन ज्यादा होती है, पर उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता, तो वो कैसे लाभ ले सकता है इसका? जैसे मैं इसे समझा। पीपीएस जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है, ये से पीएफ उनका कटता है, तो उनकी जो पेंशन बनती है, मैंने कई लोग देखे कि उनकी पेंशन सरकारी स्कीम से कम है, उनको कोई 800-1100 मिलती है, जैसे अभी इनमें वृद्धावस्था पेंशन ज्यादा हो गई है और उनका इसका लाभ नहीं मिलता है, नहीं, तो आप वो इसका लाभ कैसे लेता है? जो जिसका कह रहे हैं वो तो ये तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। आप जो दूसरी एसआईवी और वो जो कट के जो मिलती है वो तो अलग पेंशन हो जाती है, वो तो कर्मचारियों के लिए हो जाती है। वो तो आपका ये कहना है कि जो कर्मचारी को हो जाती, उनको 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 लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा इसका भी? उनकी इनकम तो कम है उस पेंशन के अकॉर्डिंग, तो 48,000 से तो ज्यादा ही होगी सालाना। ना, इससे कम मिलती है। 48,000 से तो ज्यादा ही होगी, 48,000 से कम मेरे को नहीं लगता होगी। नहीं, इससे कम मिलेगी आपको। नहीं, इसके मान लो 48,000 कम होगी तो वो लाभ ले सकते हैं इसका लोग? हाँ, लाभ ले सकते हैं। ये जो बीपीएल सूची है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2011 के आधार पर चल रही है क्या? बीपीएल का जो सर्वे लास्ट तो 2002 का हुआ था। 2011 वाला जो आप बात कर रहे हैं वो पीएम आवास वाला जो हुआ था, वो जो पीएम आवास से जो बताई थी। उस सूची को लागू नहीं किया गया है क्या इसमें? सामाजिक सुरक्षा में उस सूची को वो नहीं लागू। बाकी बीपीएल में नाम तो कंटिन्यू प्रोसेस में ऐड करवा सकते हैं, लेकिन अब कोई जनरली वैसे हो नहीं रहे, क्योंकि बीपीएल की वैसे ही अपर लिमिट काफी लोग हो चुके हैं। इस हिसाब से बीपीएल में ऐड कराना भी अपने आप में आज के टाइम में बड़ा भारी काम है। नहीं, जैसे 2011 की आर्थिक सर्वेक्षण जो था उसके अंदर क्राइटेरिया तय हो गया था कि आर्थिक कमजोर कौन है, फिर सूची तो लाभ तो उस हिसाब से मिलना चाहिए। वो पीएम आवास के लिए पीएम आवास में तो उसका मिल रहा है, सामाजिक सुरक्षा में उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, उसका लाभ नहीं मिल रहा। ये तो पॉलिसी डिसीजन है, वो पॉलिसी डिसीजन है। और प्रश्न कोई? एक मेरा सवाल था साहब, हाँ। मैं एक सवाल पूछ रहा था, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, दोनों है, जो कभी जॉब में रहे नहीं, तो वो दोनों पेंशन ले सकते हैं क्या अलग अलग, या यूनिट अकॉर्डिंग डिसाइडेड है? नहीं, दोनों ले सकते हैं वृद्धावस्था के लिए। जैसे वृद्धावस्था के लिए दोनों समझो, दोनों ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। दोनों ले सकते हैं, ठीक। और कोई प्रश्न? राम साहब? इसमें ये रहता भी है, अपन को लगता है रुपए कम है 500-700, लेकिन कई लोगों के लिए वो काफी हो जाता है। भाई पेंशन हो जाती है, बच्चे दो पढ़ रहे थे, 2-2,500-3 हजार रुपए गाँव में, ये काफी हो जाता है। जैसे हमारे वहाँ बीच में एक बाल श्रमिक पकड़ा था, मतलब बाल श्रमिक को फिर रिहेबिलिट, वो महीने के 500 रुपए के लिए दिल्ली का 8-10 घंटे काम करता था, अनाथ था बच्चा। फिर बाद में उसको वहां से छुड़वाया और किया, तो स्कूल जा रहा है तो 1,000 रुपए तो उसको वैसे मिल रहे हैं। 2 भाई बहन थे तो 2,000 रुपए, वो 400-500 रुपए के लिए आप पूरे मंथली पूरा उसका बाल श्रम वाला था। तो लोगों को नहीं पता होता है, अपना वो प्रथम रहता है कि उनको एटलीस्ट अवेयरनेस तो रहे, भाई जो इसके लिए एलिजिबल है उनको लाभ मिल पाए। वो कोई हमारे समाज का ही परिवार आवश्यक नहीं है, हमारे समाज का यूँ कोई आवश्यक नहीं है, हमारे आसपास जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको सबको अपने को देना चाहिए। हाँ राम साहब? बीपीएल परिवार की बालिकाओं के विवाह के लिए जो सहयोग राशि का योजना है, उसमें आवेदन के कितने दिन में, मैक्सिमम कितने दिन में उसका रिलीफ मिल जाएगा, वो सहयोग मिल जाएगा? क्योंकि विवाह में कई बार जैसे विवाह तय होने के बाद फिर वो आवेदन करते हैं, पहले तो कर नहीं सकते। तो ये क्या समय सीमा, अंतिम समय सीमा तय है क्या कि इतने दिनों में मिलना ही मिलना है? हमको जैसे मैंने आप बताया था, इसमें 3 फॉर्म के 15 दिन के अंदर करते हैं तो वो ग्रीन जोन में रहता है, फिर येलो में चला जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको स्वीकृत करना पड़ता है। बाकी आपको सहायता कब मिलेगी, जनरली बजट पे डिपेंड रहता है। अभी जैसे बजट आपको बराबर आ रहा है तो आपको बजट खर्च करना ही पड़ता है, मतलब उसमें ऐसा
है नहीं कि भाई अगर बजट समझो 4-5 महीने नहीं आया तो डिले हो जाएगा, लेकिन आपकी सैंक्शन जारी हो जाएगी 30 दिन के अंदर कि भाई आपकी राशि स्वीकृत कर दी गई है, और हो जाता है लगभग ये 2-4 महीने में इसमें बजट की वैसी कोई समस्या रही नहीं है, अब आ जाता है। कभी ऐसा डिले हो जाए तो उसमें वो कोई अधिकारी भी कुछ नहीं कर डिले होने पर फिर विवाह पर प्रभाव पड़ता है उसका। इसलिए मैं पूछ रहा था कि ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि मिले ही मिले, क्योंकि मान लो बीपीएल परिवार है, गरीब परिवार है, तो उसी आधार पर वो विवाह करेगा, मुझे वहां से सहायता मिल जाएगी। और मिलना तो है, लेकिन वो मिलना तो वैसा है, कमिटमेंट नहीं विवाह कैसे करेगा? उसको तो उधार देने वाला भी नहीं मिलता। मान लो गरीब परिवार है तो उसको उधार देने वाला भी नहीं मिलता, तो विवाह कैसे करेगा? नहीं, उसमें वो रहता है कि भाई अप्रूव होने के बाद जब तक बजट है तो आपका हाथों समझो विद इन मंथ हो जाएगा। अगर उसमें टाइम लग गया तो 2-3 महीने भी लग सकते हैं। वो तो अवेयरनेस ही है खुद की भी, जितना जल्दी करें उसको अप्लाई। लेकिन दिक्कत ये है कि 6 महीने के अंदर लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं, और वो रुपए जो लाभान्वित होने चाहिए वो भी नहीं हो पाते हैं। भाई उनके जो हक के रुपए थे ना, कम से कम यही तो रहे तो ये रुपए आपके बन रहे हैं और आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें टाइम लिमिट भी है कि जैसे शादी आज मान लीजिए आज की डिसाइडेड है तो इसके इतने दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन दाखिल होनी 6 चाहिए? महीने के अंदर आवेदन 6 महीने के अंदर आवेदन करना है, मेन मुख्य मतलब बिंदु यही है। विवाह महीने पहले या 6 महीने बाद भी? हाँ, विवाह के 6 महीने बाद जब तक आवेदन करना है। हुकुम। विवाह से पहले भी कर सकते हैं? विवाह से पहले कर सकते हैं, 1 महीने का जैसे उसमें रूल में दे रखा है, लेकिन उसमें सब मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ता है, तो जनरली सब विवाह के बाद ही करते हैं। ये तो इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मुझे लगता मैं है कि सर विवाह के बाद आवेदन की आवश्यकता की बजाय विवाह से पहले कार्ड के साथ तो मान लो या जो भी वो सरकार का विषय है, सरकार को। नहीं है, सरकार का विषय है, और इससे फ्रॉड भी कितना बढ़ सकता है। आप तो केवल एक पक्ष देख रहे हो, भाई सहायता मिलेगी, कार्ड छपा के आवेदन करते हैं। एक ये जो मैं कह रहा था, स्टेट के जो बीपीएल है या स्टेट ने जो अलग से सूची तय कर रखी है, उनको ये लाभ मिलते हैं क्या, या सिर्फ उसी सेंटर की जो सूची है 2002 वाली? ना, ये जो स्टेट बीपीएल को भी इसमें फायदा मिलता है। ये स्टेट सारे बीपीएल और सहयोग में जो अभी नए जो नियम आए ना, उसमें फिर जो पालनहार योजना में जो लाभान्वित है उन लोगों को भी मिल रहा है, ये नए ऐड कर दिए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को भी इसमें ऐड कर दिया है, और महिला खिलाड़ी जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीता उनको भी अब इसमें ऐड कर दिया है। पहले खाली सभी वर्गों के बीपीएल, अंत्योदय, ये सब सभी वर्गों के हैं। अब इसमें पालनहार योजना से जो लाभान्वित है उन लोगों को भी कर दिया, और महिला खिलाड़ी इनको भी कर दिया, अल्पसंख्यक वर्ग वालों को भी कर दिया। और कोई बात? तो अभी इन सारी योजनाओं के आवेदन अगर मान लो स्वीकृत नहीं होते हैं तो क्या प्रावधान है, इस स्तर पर कैसे जाया जा सकता है? जैसे हमने ई मित्र पर मान लो इनमें से किसी भी एक योजना के लिए एक परिवार ने आवेदन कर दिया और पेंशन उसका निस्तारण नहीं हुआ, पेंशन का मान लो किसी तकनीकी कारण से विभाग में ही पड़ा है, जैसे पेंशन को तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम में डाल दिया है, तो कितने दिन में क्या प्रोसेस? 30 दिन तो जांचकर्ता अधिकारी जो है, जो फर्स्ट जैसे गांव में जाएगा, पहले जाएगा तहसीलदार के पास, उसको 30 दिन के अंदर उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करना है, नहीं तो वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा। ऑटो अप्रूव होके आगे सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास चला जाएगा, और सैंक्शनिंग अथॉरिटी शहर में एसडीएम है और गांव में बीडीओ, उनके पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिन में अगर वो नहीं करेंगे तो वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा, मतलब पेंशन स्वीकृत हो जाएगी। उनको करना नहीं करना उनको उसी टाइम डिसीजन लेना पड़ेगा। ये अभी प्रावधान किया था, क्योंकि लोगों के फॉर्म, हजारों फॉर्म पेंडिंग पड़े थे पेंशन के, तो अभी ऑटो अप्रूव वाला प्रावधान कर दिया कि आप उसे पेंडिंग नहीं रख सकते। कुछ फॉर्म में तकनीकी कारण उनको रोक दिया जाता है, तो उसको ना फिर वो अप्रूव करते हैं ना डिसअप्रूव करते हैं। तकनीक के लिए तो अपन शिकायत 181 और संपर्क पोर्टल पे तो कर ही सकते हैं। तकनीकी कारण क्या हो सकते हैं? आप इसके लिए या तो एलिजिबल है, तो स्वीकृत होगा या अस्वीकृत होगा। डॉक्यूमेंट्स की कमी और ये इस तरह से वो लिखकर वो पेंडिंग रहते हैं। कई बार देखा है कि वो ना तो स्वीकृत करते हैं ना स्वीकृत करते हैं, वो पूरा अपूर्ण आवेदन लिखकर उसको पेंडिंग रख देते हैं। पेंशन में तो स्वीकृत या अस्वीकृत करना पड़ेगा। बाकी में जैसे जो है, तो आप कंसर्निंग जो उसको डील करता है वहां जाके आप लिखित में परिवाद देते हैं। 181 संपर्क पोर्टल पे अपन शिकायत कर सकते हैं, उसका सबको जवाब टाइम में देना जरूरी है। आज के टाइम में वैसे लटका के रखने वाला कि अभी वो पड़े रह गए वो भी नहीं है। अब ये तो ऑनलाइन बोलता है भाई आपकी पेंडेंसी, जैसे हम किसी ने फॉर्म चेक नहीं किया है तो उसकी भी वो रिव्यू होता है ऑनलाइन, वो बताता है कि इसके इससे में इतने फॉर्म पेंडिंग पड़े हैं, तो चेक तो करना ही पड़ता है। एक ये था कि
एक ये था कि अपन जो ये स्कीम है ये किसी को जाननी है तो ये डिटेल कहाँ मिल जाएगी, मतलब अलग से किसी को देखना हो तो वेबसाइट पे इसका मिल जाएगी पूरी डिटेल वगैरह? जन सूचना पोर्टल जो अभी लॉन्च हुआ है, जन सूचना पोर्टल जो अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। फोन आ जन गया होगा। सूचना पोर्टल है ना, हाँ फोन आ गया, हाँ। इसलिए मैंने काटा। जन सूचना पोर्टल पे सारे विभागों की सारी स्कीम है, आप वो स्कीम सेलेक्ट करो, उसके बारे में पूरी जानकारी, उसके आपके क्षेत्र में कौन लाभान्वित है वो भी उसमें सारी जानकारी, उनको कब तक का लाभ मिल चुका है वो सब जन सूचना पोर्टल से आप देख सकते हैं। एक बार आप जन सूचना पोर्टल पे लॉगिन करना, जन सूचना पोर्टल पे मतलब अपने इस विभाग की नहीं सारे विभागों की सबकी जानकारी है, और आपके क्षेत्र गांव और उसमें राजस्व ग्राम में कौन कौन लाभान्वित है, कब तक मिला है, वो सब उसमें दिख जाएगा। क्या सरकार द्वारा हाँ, क्या बोलो। सरकार द्वारा ऐसा अभियान चलाया जाता है कि इन सारी योजनाओं के पात्र जो हैं उनको 100% लाभ मिले ही मिले? जैसे मान लो एक गांव है, उसमें इसके पात्र तो तय है, अब सरकार क्या ऐसा अभियान चलाती है कि सबको लाभ मिले, या व्यक्तियों पे छोड़ दिया कि आप जाकर आवेदन करें तो आवेदन करेगा उसको लाभ मिल जाएगा? अभियान जो अभी हमारे यहाँ पर, जैसे बाकी तो अब जिला स्तर पे आप कैसे अभियान चलाते हैं, जैसे हमारे अभी पालनहार का गुप्ता जी, हिमांशु गुप्ता जी कलेक्टर साहब थे तब अभियान चला था, जो पेंशन की जो महिलाएं हैं ना पात्र, जिनको विधवा पेंशन मिल रही है, उन सब की लिस्टें निकाल दी, फिर वो पूरे जिले स्तर पे पीओ के माध्यम से हर जो जो उन क्षेत्र की है उन सबको भेज दिए थे भाई ये है, इनको पेंशन मिल रही है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप रिपोर्ट करो। फिर जिनके बच्चे पढ़ रहे थे फिर उनसे संपर्क करके का उनको टाइम लिमिट दी कि आपको ये 1-1 महीने के अंदर इनको आवेदन करवाना है। तो हमारे जो 3,500 के करीब लाभान्वित थे पालनहार, वो 7,000 हो गए, लगभग दुगने हो गए, और बच्चे मतलब विद इन 2-3 महीने के पीरियड में। और डिस्टर्बेंस से एक अवेयरनेस भी फैली कि भाई ये योजना है। अब जैसे बाड़मेर में इतने के हमारे लोग भी पोस्टेड नहीं है, हम 17 ब्लॉक है, हम 6 एसएसओ हैं, तो 2-2 का चार्ज है, तो इस टाइप से अभियान चला के पालनहार में जोड़े हैं। और यही है कि भाई अवेयरनेस से ही होगा, इसलिए तो सामाजिक मंच या ये ज्यादा काम आते हैं कि भाई अपने आसपास के लोगों को ज्यादा अवेयर कर सके। बाकी सरकार तो अपनी तरफ से करती है। अब मेरे को नहीं लगता अभी कोरोना के बाद अभी वापस वो कैंप वैम्प वैसे पहले जैसे शुरू हो पाएंगे, जो पहले चलते थे वे प्रशासन गाँव के साथ वगैरह, अब देखो थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी के? मानवेंद्र साहब आपके आ रहा है, मानवेंद्र साहब की आवाज है, म्यूट कर लीजिए। मेरा एक प्रश्न मेरा इसमें ये था कि सारा डाटा सरकार के पास तो है, जैसे ग्राम सेवक के पास हर ग्राम पंचायत का या नगर निगम में नगर पालिकाओं के पास ये डाटा होता है कि कौन किस आयु के हैं, क्योंकि वो लगातार ग्रुप रहते हैं, बीएलओ के पास ये डाटा रहता है कि इस परिवार में कौन बुजुर्ग है या कौन इस आर्थिक स्थिति का है, कौन बीपीएल है और इस योजनाओं में है। तो क्यों ना सरकार या मतलब आपके विभाग उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके घर तक पहुंच जाए कि आप इस योजना का लाभ लीजिए, और वो वही अंगूठा लगवा कर उनसे फॉर्म भरवा लें। पेंशन वगैरह में तो लगभग सब लोगों को गांव में जो पेंशन योजना को लेके तो पूरी अवेयरनेस है, बाकी जो योजना है उसके लिए अपन को विशेष रूप से देखना पड़ता है। अब जन आधार का जैसे डेटाबेस बना रहे हैं, तो अभी वो था कि इनका मूल उद्देश्य ये है कि जो लाभान्वित हो रहा है उसको अपन सीधा जोड़ दें। अब इसको ये अब ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस चल रहा है, इसको अब कितना टाइम लगेगा, बाकी अपनी तरफ से तो अब अवेयर होके जितना कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। तो अभी जो और मेन दिक्कत ये दिक्कत जैसे ये आ जाती है बैंक अकाउंट डायरी, ये कई लोगों के गलत अपडेट होती है, मतलब आईएफएससी कोड सही नहीं, आरएमजीबी के जैसे चेंज हो गए, है छोटी सी चीज, लेकिन लोगों के पेमेंट इसमें स्वीकृत होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। तो अपन को जो भी हो तो कम से कम बैंक डायरी तो वो उसे मतलब वो कि भाई ये सही अपडेट हो किसी के, इसमें अगर किसी का करेक्शन है तो फटाफट करवा दे। अपने मोबाइल नंबर जन आधार भामाशाह में सही जुड़वा के रखे, क्योंकि कई लोगों से कांटेक्ट करना भी होता है, तो आजकल लोग मोबाइल नंबर बदल देते हैं क्योंकि सिम चेंज करना और वो रहता है। तो ये सब चीजें जन आधार में मोबाइल नंबर और आपने जो अकाउंट नंबर है इसका मतलब आप लाभ लें और अपने अकाउंट में तो है कम से कम। हाँ, तो ये सामान्य बातें थी वो आपने बताई अभी। ऐसा इसमें और डिटेल में जितना हम जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें निकलेगी, जब अपन इसको व्यवहार में करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और हमारे सामने समस्याएं आएगी।
मूल बात यह है कि हम इस पे काम करना प्रारंभ करें। आज जैसे सुरेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़े हैं, ऐसे अपन और ऐसे प्रयास करेंगे। कुछ समाज कल्याण विभाग की केवल 2-4 योजनाओं के बारे में आज बात करिए, ऐसी समाज कल्याण विभाग की और योजनाएं हैं उनके बारे में भी अपन इनसे वापस आग्रह करेंगे, फिर इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। अभी तो आपने हम लोगों के साथ इतना समय बिताया और ये जो आपने जो हम लोगों को बताई है, ये आपके विभाग की योजनाएं हम हमारे स्तर पर एक तो हम पेज पे लाइव हो रहा है, सभी लोगों तक पहुंच रही है। इसके अलावा भी जिन जिन लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, कोई ये केवल राजपूतों के लिए करना है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे माध्यम से अधिकतम लोगों तक ये बात जाए, इसके लिए अपने को काम करना है। तो आज तो आप सभी लोग जुड़े, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली मीटिंग फिर जब भी होगी सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। और कोई बात हो तो फरमाएं। ठीक सुरेंद्र प्रताप साहब, ठीक सर, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक साहब, जय संघ शक्ति। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय संघ शक्ति सर। थैंक यू सर। जय संघ शक्ति। जय संघ शक्ति।